हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट हीरोइक ट्रेजेडी। आज हमारा टॉपिक है हीरोइक ट्रेजेडी या फिर रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th century and particularly the whole of the 18th century, the new classical poets dominated the literary scene. The Restoration age was the beginning of the new classical age. John Dryden was the major English poet of the period. The poets and writers of the age tried to imitate the great classical poets and writers of the Augustan age in Rome. That is why the new classical age is also known as the Augustan age. The poet age believed that the classical writers of the Augustan age, the poets of that age believed that the classical writers of the Augustan age represented the highest standard of literary beauty. The new classical poets of the Restoration age set before themselves the task only to follow and imitate the classical poets to attain perfection in their art. The writer of this period evinced a special regard for the rules laid down by Aristotle. At first, Aristotle's rules were held high in esteem because of antiquity, and so they followed them blindly. देखिए, जो हीरोइक ट्रेजेडी है 17वीं शताब्दी के दूसरे भाग में तथा पूरी ही 18वीं शताब्दी में साहित्य में नव क्लासिक कवियों का वर्चस्व रहा था। रेस्टोरेंट एज जो न्यू क्लासिकल एज का तब आरंभ था। जॉन ड्राइडन इस युग के बहुत ही ग्रेट पोइट थे। इस युग के जो पोइट और जो राइटर थे रोम के सम्राट ऑगस्टिन युग के कवि और लेखकों की नकल करने का प्रयास करते थे। इसी कारण न्यू क्लासिकल युग को ऑगस्टिन युग भी कहा गया। न्यू क्लासिकल युग के कवियों को विश्वास था कि क्लासिकल युग के ऑगस्टिन युग के जो कवि हैं वो सुंदरता के सर्वोच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। अपनी कला में पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने समक्ष क्लासिकल युग के कवियों का अनुसरण करने तथा उनकी नकल करने का लक्ष्य रखा गया था। इस युग के जो कवि अरिस्टोटल द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति महान सम्मान दर्शाते थे। प्रथम अरिस्टोटल के नियमों के प्रति सम्मान उनकी प्राचीनता के कारण को दर्शाते थे। वे बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करते थे। बाद में ये हो गया था कि अरिस्टो द्वारा प्रतिपादित नियमों की जड़ तर्क या बुद्धि में थी। In the Restoration age, the theatres were reopened and people belonging to upper class started visiting theatres, for they were interested in watching the performances of drama. As a result of it, the plays written for the playhouse were chiefly based on court life and cavalier audience. The heroic tragedy dealt with the conflict of wit, love and humor in high rhetorical manners. देखिए, जो है इसमें कोई भी हीरोइक ट्रेजेडी को सारांश में महाकवि कविता की नकल होना चाहिए। परिणाम स्वरूप प्रेम तथा पराक्रम इसके विषय होने चाहिए। रेस्टोरेशन युग में थिएटर पुनः खोले गए तथा उच्च वर्ण के लोगों को पुनः थिएटरों का आरंभ किया गया क्योंकि वे ड्रामों के मंचन को देखने में रुचि रखते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कला के नाटक देखने के लिए लिखे गए अधिकतर नाटक दरबार के जीवन पर आधारित होते थे। हीरोइक ट्रेजेडी तथा सम्मान के द्वंद्व को अत्यंत अलंकृत ढंग से व्यवहार करती थी तथा पूर्ण रूप से नया विकास था, परंतु इसने विदेशी तथा देशी प्रभाव के अंतर्गत आकार लेना आरंभ किया। हीरोइक ट्रेजेडी उन रोमांटिक नाटकों का एक अधिक विस्तृत रूप था जिनको उन्होंने फ्लेक्शन ने लोकप्रियता प्रदान की थी। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी। The first striking features of heroic tragedy is artificiality, the flagrant unreality of the emotions involved. It creates an artificial world in which life is lived at a higher level. It was a world that provided an escape to a degenerated aristocracy. According to David Deutsch, the Restoration was an unheroic age, and perhaps that is why its conceptions of heroism
was so artificial and unheroic. इसकी जो विशेषता थी वो थी कृत्रिमता। इसमें निहित भावनाओं की ज्वलंत अवास्तविकता संलिप्त थी। वह एक ऐसे कृत्रिम संसार का निर्माण करती जिसमें जीवन अति उच्च स्तर का जिया जाता था। ये एक संसार था जिसमें पति समृद्ध एवं वर्ग पलायन करता था। डेविड टेचिस के अनुसार रेस्टोरेशन युग एक अनहीरोइक युग था और कदाचित यही कारण था उनकी हीरोइज्म की धारणा इतनी कृत्रिम एवं अनहीरोइक थी। द्वितीय हीरोइक ट्रेजेडी जिन विषयों के साथ व्यवहार किया गया था वे प्रेम, सौंदर्य एवं पराक्रम थे। द ड्रामाटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन एज हु रोट हीरोइक ट्रेजेडी, ये सारे राइटर्स हैं जिन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी लिखी हैं। फर्स्ट है जॉन ड्राइडन। हीरोइक ट्रेजेडी The chief exponent of heroic tragedy during the Restoration age was John Dryden. He was the master of his form, which was written in the heroic style. His well-known heroic plays are The Indian Emperor, Tyrannic Love, Aurangzeb, All for Love, and Conquest of Grando. जो जॉन ड्राइडन का था, इसमें रेस्टोरेशन युग में महत्वपूर्ण था। ये इस रूप का मास्टर था जो कि हीरोइक ट्रेजेडी में लिखा जाता था। उसके प्रमुख हीरोइक प्ले हैं जैसे इंडियन एम्परर, टाइटैनिक लव, औरंगजेब, ऑल फॉर लव, कॉन्क्वेस्ट, ग्रेनाडा। ऑल फॉर लव में ड्राइडन ने शेक्सपियर के ट्रेजेडी एंटोनियो क्लियोपेट्रा की शैली एवं योजना का अनुकरण किया है। वह ब्लैंक वर्स का उल्टा था। उसने अपने नाटक में एलिजाबेथन मंच को अधिक संपन्न अनुपात के साथ स्यूटेड क्लासिक सिद्धांत के औपचारिक नैतिक तत्व को भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट थे थॉमस ऑटवे। थॉमस ऑटवे प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट प्ले इन 1675. It was followed by Don Carlos the Orphan and his masterpiece Venice Preserved. Otway started his career as a dramatist in the typical heroic strain of the age of Don Carlos is a fair specimen of this type, although the sentiment expressed in it and the language used in it are less exaggerated than those of the usual heroic plays. थॉमस ऑटवे ने अपना प्रथम नाटक 1675 में लिखा था। बाद में उसने डॉन कार्लोस तथा ऑर्फन लिखा। तत्पश्चात उसने अपना सर्वोत्तम नाटक वेनिस प्रिजर्व्ड लिखा। ऑटवे ने अपना नाटकीय कैरियर हीरोइक नाटककार के रूप में आरंभ किया तथा डॉन कार्लोस उसका एक अच्छा उदाहरण है। यद्यपि ये सब व्यक्त किए गए भाव तथा प्रयुक्त भाषा सामान्य हीरोइक प्लेज की तुलना में कम बढ़े चढ़े हैं। नेक्स्ट है नैथनियल ली। Lee lived an unprincipled life of drunkenness. His life was a tale of mishap and misreach. On the top of it, he had a taint of madness. He produced many tragedies. Chief among them are Nero, Soponish, the rival queen. He also wrote to play in collaboration with Dryden. कि जो ली थे ये एक पियक्कड़ का सिद्धांतहीन जीवन जीता था। उसका जीवन व्यथा दुर्घटनाओं की कहानी था। उसके ऊपर उसमें पागलपन की सनक भी थे। वह बहुत ही ट्रेजेडी लिखी है उसने। ली महत्वाकांक्षी विषयों के साथ व्यवहार करने में रुचि लेता था तथा महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को वैभवपूर्ण सेटिंग में रुचि रखता था। उसने नाटकों की रचना मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर थी, भी लगभग अवशिष्ट है। इसकी शैली निरर्थक शब्दावली, शब्द निर्माण तथा खराब रुचि से परिपूर्ण थी। नेक्स्ट है एल्काना सेटल। Settle was much attacked and satirized in his own days. He was the target of Dryden's witticism. This gave him prominence. He attended popularly with the heroic play The Empress of Morocco. This play has all the faults and defects of the heroic tragedy. Next है जॉन
Crowne. Crowne was a prolific writer and he produced many plays. His best known works are Sir Coriolanus. Crowne is a good example of an average restoration dramatist. Next is Nicholas Roy. He was made poet laureate in 1715. He wrote some good plays, chief among them are Tamburlaine, The Fair Penitent, and Jane Shore. Johnson praised him, saying his reputation comes from the reasonableness of some of his scenes, the elegance of his diction, and the severity of his verse. ये जो राइटर थे क्राउने 1715 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। उन्होंने अच्छे नाटक लिखे थे। टम्बरलैन, फेयर पेंटेनेंट हैं। जॉनसन ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा था उसका सम्मान कुछ दृश्यों की संगतता, शैली का गौरव और उसकी काव्य की तीव्रता का कारण है। ओके and the royal heroic tragedy is thus a further elaboration of those romantic plays which were first made popular by Beaumont and Flaubert. The royal court of Charles III has influenced the dramatists of the age as it reflected the changing moral, spiritual, and social conditions of the time. Bonamy Devereux remarks about this influence on the Restoration tragedy.